देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में। एंड अब हमें जो पढ़ना है वो साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पूरा साइटोप्लाज्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक तरीके से हम कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, और इसी को हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन है क्या भाई? तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है साइटोस्केलेटन के बारे में। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देंगे वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हम लोग चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं जो कि पहला चैप्टर है। एंड ये है साइटोस्केलेटन। 70 to 75%, 80% चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। साइटोस्केलेटन की हम बात करें तो ये एक इलाबोरेट पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर फैला रहता है जो एक तरीके से क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। एंड कलेक्टिवली इसको मिला के हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं तो हम कह सकते हैं ये एक पूरा फैला हुआ नेटवर्क है जिसको इलाबोरेट नेटवर्क हम कह सकते हैं। इलाबोरेट नेटवर्क किस चीज का है? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस कहने का मतलब क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा नेटवर्क ये फैला हुआ है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन ये क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एज वेल एज सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस इसका क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा, हम कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ हम कह सकते हैं और क्या रहेगा भाई, तो मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। मोटिलिटी समझते हो, मूविलिटी, कि सेल जो है वो आसानी से एक मूव, जैसे मान लो कि हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा जो है वो मूव कैसे करता है? अमीबा अपने साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही आगे बढ़ रहा है, बोलते हैं ना स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड किया। तो वो क्या है? मोटिलिटी किसके कारण? साइटोस्केलेटन के कारण। जाहिर सी बात है शेप भी मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। अब ये साइटोस्केलेटन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक को माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरे को हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। तो दो चीजों से ये मिलके बना हुआ है। एक को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरे को माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। तो एक हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड दूसरा जो होता है माइक्रोफिलामेंट। अंतर दोनों में ये है, दोनों अलग अलग तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। एंड दोनों को मिला के ही हम लोग, मतलब हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन का ही कंपोनेंट है, साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, जो कि है माइक्रोट्यूब्यूल एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट में क्या ही अंतर है? तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। अगर देखो माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन समझ सकते हो? जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहने का मतलब क्या होता है।
ट्यूब्यूलिन से बना होता है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम ट्यूब्यूलिन है, इसीलिए इसको माइक्रोट्यूब्यूल भी हम कह रहे हैं। एंड ये जो ट्यूब्यूलिन है एक्चुअली ये सेल वॉल के अराउंड ही पाया जाता है, या हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल वॉल के अराउंड पाया जाता है। एंड सेल डिवीजन के समय यही क्या होता है, आगे इससे जस्ट आगे हम लोग जो चैप्टर है वो सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि क्रोमोसोम को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाने में हेल्प करते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना होता है। तो हम कह सकते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स स्पिंडल, फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या है, स्पिंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। स्पिंडल क्या है, देखो ये मान लो हम सेल बोल रहे हैं, तो यहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ऐसे, तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको खींचने का काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, यही क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करूं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता क्या है भाई, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो ये समझो ये स्पंज वाला जो स्पाइनली बॉल है, एक तरीके से ऐसे समझना, ये पूरा प्रोटीन है, एक एक ये ऐसा है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये, ठीक है। एंड पूरा का पूरा जो है वो एक माइक्रो ट्यूब्यूल है, ऐसे मान लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, अगर मान लो ये स्पंज जो है वो साइज में सब छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल साइज जो है इस फिलामेंट का वो डिक्रीज होगा। फिर जब रिलैक्स करेगा तो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, सारे के सारे फूलेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, इसमें क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। तो यही है इन प्रोटीन का कैपेसिटी है कि वो जस्ट लाइक स्माइली बॉल है, दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द ओवरऑल लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल गेट डिक्रीज्ड। तो ये तो था भाई हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। वहीं पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, तो ये क्या है थोड़ा देखते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एंड इस प्रोटीन का नाम एक्टिन प्रोटीन होता है। ये एक्टिन प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, responsible for muscular contraction, muscular contraction, responsible for muscular contraction। इसी को माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं, या माइक्रोफिलामेंट बना हुआ क्या चीज से है भाई, एक्टिन से बना हुआ है। लिखिए तो इसी के साथ हमारा जो साइटोस्केलेटन का टॉपिक है ये खत्म हो गया। हो गया।
ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल हम कह सकते हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेनल तो हाँ, ये मोस्टली जितने भी सेल्स है सब में पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन, वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हो गया। हाँ बिल्कुल, श्रेयांश मेम्ब्रेनलेस है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको एक तरीके से सेलुलर आउटग्रोथ के रूप में पढ़ना है, जिसको हम सीलिया एंड फ्लैजिला। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड फ्लैजिला। देखिए, सीलिया एंड फ्लैजिला की हम बात करें तो बोथ क्या है, सेलुलर आउटग्रोथ है। हम कह सकते हैं दोनों जो है वो सेलुलर आउटग्रोथ है। दोनों के दोनों सेलुलर आउटग्रोथ्स है। एंड दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है बहुत हद तक सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हमको देखने को मिलता है। एंड ये डिफरेंसेस है क्या बिटवीन अ सीलियम एंड फ्लैजिलम। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं भाई कि क्या क्या डिफरेंस है एक्चुअली। तो फर्स्ट वी कंसीडर सीलिया एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन tabulate it। हम टैबुलेट कर ले रहे हैं इसको, ताकि जो पॉइंट्स है वो डिफरेंसेस के रूप में हमको मेमोराइज हो जाए। दूसरी ओर हम फ्लैजिला लिख लेंगे। जाहिर सी बात है, सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं नंबर में। तो एक तो हमारा क्या हो गया, सीलिया हो गया भाई। दूसरा वाला जो है वो फ्लैजिला हो गया। दूसरा वाला फ्लैजिला हो गया। तो एक सीलिया है, दूसरा फ्लैजिला है। सीलिया की मैं बात करूं तो स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज। एंड साइज कितना है भाई, 5 to 10 माइक्रोन होता है। ये क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। लार्ज साइज के, लार्ज साइज। अगर साइज की हम बात कर रहे हैं तो लार्जर इन साइज है। एंड काफ़ी लंबे हो सकते हैं ये साइज में, अप टू 150 माइक्रोन के भी हो सकते हैं। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो सीलिया का नंबर कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं फ्लैजिला की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रहता है सीलिया का नंबर एज कंपेयर टू दी फ्लैजिला।
तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है भाई कि जो फ्लैजिला है वो नंबर में क्या है, कम है सीलिया की तुलना में, साइज में बड़ा है, नंबर में कम है। तो सीलिया का अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर लार्ज, इसमें नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर मैं सीलिया के मूवमेंट की बात करूं कि मान लो हम बोल रहे हैं देखो एक सेल है, जैसे बोल रहे हैं तो बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो सब ना एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या हम कह सकते हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करता है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। तो पैरामेशियम भी एक तरह का क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। तो वो सब सीलिया मूव करता है कि भाई इसको खाना को कहाँ ले जाए, माउथ के अंदर पहुंचा दे। तो सीलिया का जो बीटिंग होता है ना, या जो मूवमेंट हम कह सकते हैं, वो काफी कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, लेकिन वही चीज फ्लैजिला में नहीं होता है। फ्लैजिला इंडिपेंडेंट, मान लो 4 फ्लैजिला है किसी के अंदर, तो एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक अपने कर रहा है, इंडिपेंडेंट मूव करता है। लेकिन हम सीलिया की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड वे में है। सीलिया बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या हो रहा है, बीट कर रहा है। ठीक है, यहां हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला कैसे बीट करता है, इंडिपेंडेंटली। फ्लैजिला बीट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब कोऑर्डिनेशन है नहीं यहाँ पे। सीलिया अलग मूव कर रहा है, लेकिन वो आपस में क्या होता है, मिलजुल के मूव करता है कि भाई एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करता है। लेकिन वहीं पे हम अगर फ्लैजिला की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है। अगर हम सीलिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर सीलिया क्या है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो दूसरे सब्सटेंसेस का मूवमेंट ज़्यादा करता है। जैसे मान लो कि हमारे पूरे ना रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या होता है कि ट्रैकिया में सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर चला जाता है, तो वही क्या है, सीलिया बीट कर करके उसको बाहर पहुंचाता है कि लंग्स में जाके डस्ट जो है वो डिपॉजिट ना हो जाए। और डस्ट को चिपकाने के लिए अंदर से क्या रहता है, तो ग्लूई सब्सटेंस जिसको म्यूकस हम कहते हैं, जो सर्दी होता है तो बाहर आता है। तो हम कह सकते हैं सीलिया जो है, इट टेक पार्ट इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, अटैचमेंट, फीडिंग, फीडिंग में हेल्प करता है, एंड जाहिर सी बात है सेंसेशन में भी हेल्प करता है। सीलिएटेड रहता है ना तो सेंसेशन करता है। जैसे हमारे नाकों में नाकों कहते हैं, नाक में क्या है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसमें सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ऑल्फैक्टरी लोब जो ब्रेन में है उससे जुड़ा होता है, तो हमको किसी चीज का स्मेल पता चलता है। इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन, लोकोमोशन, इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में ही इन्वॉल्व रहता है ये। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा।
तो देखिए सीलिया एंड फ्लैजिलम में हम अंतर देख रहे हैं, क्लियरली हमको नजर आ गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल या हम कह सकते हैं फंक्शन से ही डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक बड़ा एक छोटा, एक नंबर में ज्यादा एक कम है, एक का काम दूसरा है, दूसरे का काम दूसरा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अंदर से दोनों एक ही जैसा दिखता है। हो गया, चलिए देखिए अब हमको थोड़ा ना स्ट्रक्चर देखना है या इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है फ्लैजिला का, तो समझना है चीज को। अगर मैं एक फ्लैजिला या सीलिया के मूवमेंट की या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक हम दे देंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो अगर मैं एक, जैसे ये हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीलिया हमको या फ्लैजिला नजर आता है। गंदा हो गया। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, इस ऊपर वाले जो विजिबल पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हम कह सकते हैं हुक, एंड नीचे एक प्रेजेंट होता है जिससे बेसल बॉडी से ही निकलता है। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं हुक का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल जैसा होता है। सेंट्रियोल का आगे हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे। हमको अभी मेन पढ़ना है ये शाफ्ट का स्ट्रक्चर, कि शाफ्ट जो होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ठीक है, ये शाफ्ट का स्ट्रक्चर सेम होता है सीलिया या फ्लैजिला के लिए। ठीक है, इसको सिलियरी पार्ट भी कहते हैं शाफ्ट को, एंड जो कि बाहर की तरफ हमको दिखता है। मेनली अगर शाफ्ट की हम बात करें तो ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट इसमें 9+2 हमको नजर आता है। 9+2, देखते हैं अभी कि कैसा अरेंजमेंट है भाई 9+2। हो गया।
एक चीज़ में लिख लीजिएगा, रुक जाइए, एक चीज़ है इसमें, हुक को यही हम बेसल बॉडी लिख लेते हैं। एक रुक जाइएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, ये बेसल बॉडी हो गया। एंड इसके नीचे ना एक स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट एक तरीके से करता है, पूरे डायरेक्शन में ऐसे थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर फैला होता है, इनको रूटलेट्स कहते हैं हम लोग, रूटलेट्स, इनको हम रूटलेट्स कहते हैं, जो कि एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूटलेट, बेसल बॉडी एंड शाफ्ट, जो कि हमको नजर आ रहा है। बेसल बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हम लोग सेंट्रियोल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। नहीं क्रिश, हमारे अंदर फ्लैजिलर फ्लैजिलर सेल ज्यादातर हमारे अंदर सिलिएटेड पाया जाता है, फ्लैजिलर नहीं पाया जाता है। हो गया, चलिए। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम, जो कि एक सीलिया का इंटरसेक्शन हमको कैसा नजर आ रहा है, कि कैसा उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरनली एक सीलिया या फ्लैजिला कैसा नजर आता है। तो डायग्राम हम बनाते हैं कैसे भाई, सिंपल, यहाँ पे पहले देखिए फिर बनाइएगा, क्योंकि गलत भी हो सकता है आपको, क्योंकि बीच बीच में बहुत चीज़ इंक्लूड होगा। देखिए, यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, अभी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है हमारा।
9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं। डबलेट समझो, मतलब ये जो हमको दिख रहा है अभी, देखो ये डबलेट्स के रूप में होते हैं, इसको हम लोग ए माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ए, ये व्हाइट वाला है जो इसको ए कहेंगे हम, येलो वाले को बी कहेंगे। ए ए ए ए ए, तो 9 ए माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी के साथ अटैच 9 बी भी माइक्रोट्यूब्यूल है। एंड 9 ए के साथ 9 बी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। अब देखो इसके साथ ए और बी ना आपस में जुड़ा रहता है, मतलब एक का ए दूसरे के बी से जुड़ा रहता है। ये इसका ए है, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा रहेगा। ए से बी जो जोड़ता है प्रोटीनेशियस लिंक, उसको ए बी लिंकर कहते हैं। एक का ए दूसरे के बी से जुड़ा हुआ है, इनको हम ए बी लिंकर कहते हैं। ठीक है, इनको हम ए बी लिंकर कहते हैं। एंड बीच में क्या होता है, दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है बीच में सेंटर पे। ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रेजेंट है, ये दोनों सिंगलेट कहलाते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल नजर आ रहा है। ठीक है, एंड आपस में हम कह सकते हैं ये जुड़े हुए भी होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ब्रिज से जुड़े होते हैं हम कह सकते हैं। एंड ऊपर से एक मोटा सा सीथ प्रेजेंट होता है जिसको कवर करने का काम करता है। अगर मैं कहूँ ऐसे, ऊपर से एक शीट है जो कि इसको कवर कर रहा है। ठीक है, इसको शीट कवर कर रहा है एंड इसको हम एक्चुअली क्या रहे हैं, सेंट्रल शीट कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमको, इसको हम सेंट्रल शीट कहते हैं। ये क्या हो गया भाई, ए माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ए माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या हो गया, बी माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, बी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। ए और बी आपस में जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बी लिंकर कहते हैं। ए बी लिंकर ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये है ए बी लिंकर, ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, ये हम काट के देख रहे हैं, मतलब ऐसे समझना, ऐसे कि अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग ऐसे देख रहे हैं सीलियम का। ठीक है, काट के ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे बताए थे ना अभी,
जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। ये ए वाला हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, इसी से क्या है, दो ऐसे ऐसे बी भी अटैच इसी के साथ है। फिर क्या है, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल है ऐसे, ठीक है, ये दोनों आपस में भी जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा। तो ये ए बी लिंकर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल शीथ के अंदर ये दो सिंगलेट प्रेजेंट है। ये वाले जो है भाई ये सिंगलेट है, एंड सिंगलेट आपस में किस चीज से जुड़ा हुआ है, ब्रिज, ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड हर ए जो है ना वो सेंट्रल शीथ से भी अटैच होता है। जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, हर जो ए है वो सेंट्रल शीथ से अटैच होता है ऐसे, रेडियल स्पोक से, ऐसे ऐसे यहाँ पे बना रहे ऐसे सेंट्रल शीथ पे, ऐसे अटैच होता है। ये जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं भाई, रेडियल स्पोक्स। ये क्या हो गए, रेडियल स्पोक्स हो गए, रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। ये हो गए रेडियल स्पोक्स हमारे। अब देखिए यहाँ पे और क्या चीज है, ओवरऑल पूरा का पूरा जो है ना वो शीथ से भी कवर होता है तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ए से कुछ आर्म्स निकले रहते हैं। ए से हमको कुछ आर्म्स दिखते हैं, कुछ ऐसे आर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बी के तरफ निकले हुए होते हैं ऐसे। ये सारे ए से निकला हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया जान रहे, लेकिन ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे तो बोलते तो है कि सारा इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर बनोगे इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर काहे के लिए बनोगे। सब चीज आसानी थोड़ी ना है। तो दो तरह के आर्म्स नजर आ रहे हैं हमको। एक देखो, दो बाहर की तरफ होकर जो कि ए बी लिंकर के बाहर है, दो क्या है अंदर है। तो ये वाले क्या हो गए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये वाले हमारे आउटर आर्म्स हो गए, आउटर आर्म्स, आउटर आर्म्स। फिर वहीं पे क्या हो गए, ये वाले जो है, इधर लिख दो, ये जो है ये इनर आर्म्स है, इनर आर्म्स। एंड ऊपर से दोनों जो है हम कह सकते हैं पूरा कवरिंग जो है वो एक शीथ से कवर होता है ऊपर से ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है इसको हम एक्सोनीम के नाम से जानते हैं, एक्सो, जिसके अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट है। कितने अरेंजमेंट्स है, 9 डबलेट्स है। क्या देखोगे यहाँ पे अगर दिख रहा है, 9 डबलेट है ऐसे माइक्रोट्यूबुल जो कि ऐसा ऐसा रहेगा, एंड बीच में 2 सिंगलेट है, इसीलिए ये अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अगर मैं एक्सोनिम के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 9 क्या है, डबलेट्स है, प्लस 2 क्या है, सिंगलेट्स है।
सिंगलेट्स। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक शाफ्ट का, फ्लैजिलर या सीलियर, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, ये जो आर्म्स हमको नजर आ रहे हैं, ये दोनों आर्म्स, ये एक तरह का प्रोटीन से बना होता है जिसको डाइनिन प्रोटीन हम कहते हैं। डाइनिन प्रोटीन, ये एक तरीके से यही प्रोटीन जो है, ये एटीपेज एंजाइम का काम करता है। अगर मैं बात करूं तो ये एटीपेज एंजाइम, एटीपेज मतलब एटीपी का सिंथेसिस करेगा ये आम, एंड इसी के कारण क्या है, यही एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, एनर्जी फॉर मूवमेंट, मूवमेंट। अगर मैं ए बी लिंकर की बात करूं तो ये एक तरह के प्रोटीन से बना होता है, नाम याद रखिएगा, उसको नेक्सीन प्रोटीन कहते हैं, नेक्सीन प्रोटीन से बना होता है। तो अगर मैं इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये फिगर है क्या, किस चीज का भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। मतलब सीलिया या फ्लैजिला को जब हम काट के देखेंगे तो अंदर से वो कैसा नजर आएगा, 9 डबलेट्स होंगे। डबलेट्स कैसे होंगे भाई, ए और बी, ठीक है, ए और बी के रूप में डबलेट्स प्रेजेंट होंगे। ए वाले से क्या है, अब बीच में 2 सिंगलेट है, देखिए सिंगलेट है, सिंगलेट के ऊपर क्या है, सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होता है। सिंगलेट आपस में दोनों जुड़े होते हैं ब्रिज से, ठीक है। हर ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, वो सेंट्रल शीथ से अटैच होता है एक प्रोटीनेशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको रेडियल स्पोक, जस्ट लाइक चक्का जैसे होता है ना, स्पोक रहता है, सेंटर से जुड़ा होता है स्पोक्स के थ्रू। तो ये रेडियल स्पोक्स, तो नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स कितने हैं, 9, ठीक है। बी वाला नहीं जुड़ा हुआ है, बी वाला ए से जुड़ा हुआ है। बी और ए, हर ए जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के बी से अटैच है, ए बी लिंकर से, जो कि नेक्सीन प्रोटीन का बना होता है। एंड हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको एक्सोनिम हम कहते हैं, कोर को। यस क्रिश, बोथ सीलिया और फ्लैजिला का यही स्ट्रक्चर होता है। बनाइए तो, सारे लोग इत्मीनान से बनाइए, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 10 मिनट ले लीजिए, लेकिन सब कोई बनाइए। बन जाएगा तो बोलिएगा।
गया? बहुत अच्छे। देखिए अभी आपको जो पढ़ना है, जैसे हम आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहे हैं कि जैसे 11th का आप सिलेबस पढ़िएगा ना, 11th का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए पढ़िएगा। जैसे इसमें आपको डायग्राम पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, डायग्राम याद करने की ज़्यादा जरूरत है। समझ में आ रहा है? बना बना के प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 11th का एग्जामिनेशन जो होगा बोर्ड्स तो है नहीं, सबसे पहली बात है, तो डायग्राम का उतना मैटर नहीं करता है। हाँ, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक ओरिएंटेशन तो अपना रखना होगा कि हमको क्लैरिटी रहना चाहिए कि हम किस साल में कैसे तैयारी करेंगे। तो इस साल आपकी तैयारी प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए, सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अगले साल होगा। तो इस साल आपको कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिवली ही पढ़े। अब ये डायग्राम को हम याद करेंगे, जैसे इसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछता है भाई कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द सीलियर और शाफ्ट और सीलियरी अपरेटस ऑफ फ्लैजिला। तो 9+2 अरेंजमेंट। एंड पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स, तो 9 बोलेंगे। विच बाय विच प्रोटीन द लिंकर और ए बी लिंकर इज मेड अप ऑफ, तो नेक्सीन प्रोटीन हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप इस डायग्राम से बन सकते हैं, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 8-10 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो उस पर आपको ध्यान रखना है पूरा 11th। वैसे 12 में सब्जेक्टिव पे ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा, डायग्राम पे प्रैक्टिस करना है। एंड मैं ये चीज बोल रहा हूँ, 12 का सिलेबस काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ द 11th। तो आपका ध्यान रहना चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे, और अभी से ही बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, प्लानिंग कोई द प्लान होता नहीं है, कोई एक प्लान होता नहीं है, कोई एक स्ट्रैटेजी होती नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, सिलेबस आपके पास है, आपको अच्छे से पता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अभी से ही आप क्या करो कि नीट के 10 साल के क्वेश्चन को डाउनलोड करके रख लो, इफ पॉसिबल प्रिंट आउट करा के रख लो उसको। 10 साल ज़्यादा नहीं है, अब 1998 का क्वेश्चन बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज के डेट में सिर्फ हम कह सकते हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेड मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बायो की बात करूँ तो 85 to 90% चीज़ें एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछी जा रही हैं। लेकिन अब समझना इस चीज़ को, हम एनसीईआरटी पढ़ के याद नहीं करना है ना, हमको समझना है, तो थोड़ा सा उसको इनलार्ज करके पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी समझने के लिए। अभी भी चीज़ें आपको देखो, नोट्स 1-2 बार पढ़ लिए, फिर फाइनली आपको जब एग्जामिनेशन आएगा तो आपको मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी ही रिवाइज करना होगा, कम से कम 30, 40, 50 बार एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे हम करें। एंड अगर मैं कहूँ स्ट्रैटेजाइज करने की, तो अभी से कम आप समझो कि ज़्यादा आपको कोशिश करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वहीं पे लैकिंग होती है। बायो लेने वाले स्टूडेंट्स के 80% स्टूडेंट का बायो अच्छा होता है, या उनको उनमें इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बायो में इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, तभी आप लिए बायो। नहीं समझ में आता तो नहीं ही लेते। हाँ, कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल जो कि मैथ्स को छोड़ने के लिए बायो लेते हैं साइंस में, तो ऐसे हमको नहीं लगता है कि आप में से कोई होगा, क्योंकि आप इतने सिंसियर है कि आप स्टार्टिंग पहले से की है। तो अभी ऑब्जेक्टिवली ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझना है कि, और देखो चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा आपको हम कह सकते हैं कि वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेस्ट्रिक्ट भी बहुत खुद को करना है। इस पूरे स्ट्रैटेजी और पूरे हम कह सकते हैं प्रिपरेशन जो फेज आएगा आपके, मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि, मैं होप कर रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन फेज जो नीट के लिए वो 2 ही साल का रहे, उससे एक्सटेंड ना हो कि आप जो 12 बोर्ड्स दो आप क्वालिफाई भी कर जाओ। ठीक है, तो इस फेज के दौरान आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो पता ही होता है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है वो उसी में खो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वास्ट रिसोर्सेज आ जाता है कि भाई ये भी बुक पढ़ ले, वो भी बुक पढ़ ले, और थोड़ा सा एक फैसिनेशन भी होता है ओवर स्मार्ट बनने की, तो वो चीज़ लगता है। एंड मोस्टली बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा लगता है कि वो बायो पढ़ रहे हैं तो दे बिकम अ डॉक्टर इट सेल्फ राइट नाउ, बट दिस डजंट हैपन। सो आपको ट्राई करना है कि अपने सिलेबस के ही ओरिएंटेशन में हम रहे, अपनी चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड अभी आप देखो, मान लो हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किए, सिंपल सा हम चीज़ बता रहे हैं आपको, कोई भी टीचर चैप्टर पढ़ाना, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी टीचर आपका पढ़ाना चैप्टर स्टार्ट किया,
आप पढ़ना स्टार्ट किए ना तो आपको पता ही नहीं कि पढ़ेंगे कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखे ही नहीं कि क्वेश्चन इससे पूछता कैसे है। तो इसका बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 साल, आई थिंक 2011 या 2013 से ही नीट आया, आप 2013 से ही देख लो, 2013 से आप डाउनलोड करके सारा कर लो और प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। एंड जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना उसके क्वेश्चन देखो कि अच्छा सेल का कहाँ क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा पूछता है, इतना ही पूछता है। तो हम देखेंगे कि आप पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम आप समझो कि अब इस सेल जो चैप्टर चल रहा है, हम रूटीन आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, सुबह उठना है, एक पेपर डेली पढ़ना है, कि एक पढ़ लिए, एक पेपर पढ़ने का मतलब क्या है, एक न्यूज़पेपर नहीं बोल रहे, एक क्वेश्चन पेपर डेली देखना है। अब एक साल में सेल से कितना क्वेश्चन पूछा होगा, आइडियली 2 या 3 या 1 मिनिमम, या 2 या 3। अब हर दिन हम मतलब कि पूरा 10 लेक्चर या 12 लेक्चर चला सेल का, तो हम 10-12 साल का पढ़ लिए, तो कम से कम आई थिंक 25-30 क्वेश्चन देख लिए जो कि आया हुआ है, ये नहीं कि वो बुक में है, मॉड्यूल में है। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आप सिंपल किसी बुक को फॉलो कर रहे हो या किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, वो उसी कोचिंग के मॉड्यूल के टेक्स्ट से ही क्वेश्चन रहता है। तो अगर वो टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे ना तो वो क्वेश्चन भी बहुत सारा आपसे छूट जाएगा, 100% क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। वो वैल्यूएबल, मान लो कि हम एग्जांपल मान लो से बड़े कोचिंग से एलन है, आकाश का मॉड्यूल है, तो आकाश का 100% क्वेश्चन उसी के मॉड्यूल से बनेगा। एलन के मॉड्यूल पढ़ के बनाओगे तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, कुछ वो एक्स्ट्रा दिया रहता है, तो उतना चीज़ों को पढ़ना नहीं है आपको, हमेशा क्वेश्चन पेपर के ओरिएंटेशन में ही रहना है कि भाई जो पूछा गया है वही हम पढ़े। हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों काबिल इतना बनेंगे। एंड अल्टीमेटली क्या होता है ना, इसका रियलाइजेशन अभी नहीं होता है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है जब आपका टाइम निकल जाता है तो आप रियलाइज करते हो कि अच्छा ये तो उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, टाइम वेस्ट हो गया, इसीलिए बता रहे हैं। अब देखो सिंपल लौटते हैं हम लोग, चलिए वो तो बात की बात है। हम फ्लैजिला के टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दो तरह का हमको टाइप्स नजर आता है फ्लैजिला का। अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला की बात करूं तो दो टाइप का नजर आ रहा है, एक को विप्लाश कहते हैं, विप्लाश, दूसरे को जो हम कहते हैं वो टिंसल कहते हैं, टिंसल फ्लैजिला। विप्लाश और टिंसल में अंतर क्या है भाई? देखिए, विप्लास और टिंसल में यही अंतर है कि इसमें टिंसल वाले में ना, इस फ्लैजिला में भी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं ऐसे, जिनको हम फ्लिमर्स कहते हैं इनको। बेसिक अंतर यही है, ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको फ्लिमर्स कहते हैं हम लोग, फ्लिमर्स। तो और विप्लास कैसा हो गया, नेकेड हो गया, कोई भी फ्लिमर्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सीलिया और फ्लैजिला भी खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है हमारा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। बड़ा बुक में यूज किया जाता है, कभी सेंट्रोसोम बोलता है, कभी सेंट्रियोल बोलता है, क्या डिफरेंस है क्या, कि दोनों एक ही चीज है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स।
क्या डिफरेंस है कि एक ही चीज है? सबसे पहले ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो है हम कह सकते हैं फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। देखिए, हम कह रहे हैं एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस स्ट्रक्चर को। इन साइंटिस्ट का नाम बेंडन था। बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रोसोम नाम को दिया था। मतलब अगर डिस्कवरी की हम बात करें तो बेंडन ने डिस्कवर किया था एंड बोवेरी ने उनका नाम दिया था। तो सेंट्रोसोम कह सकते हैं डिस्कवर्ड बाय बेंडन नेम्ड बाय बोवेरी नेम्ड बाय बोवेरी नेम्ड बाय बोवेरी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय बेंडन एंड नेम्ड बाय बोवेरी। अब देखो, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या ही अंतर है। सबसे पहले ये दोनों के दोनों क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर है, ऐसा हॉलो सिलिंड्रिकल। एंड दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एंड अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ ऐसा तो नजर आएगा ये भाई, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका देखेंगे हम लोग कैसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रियोल्स आपस में कैसे है, 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे। एंड सेंट्रियोल के आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये आसपास जो इसके साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो आसपास का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम सेंट्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। एंड दोनों को मिला के, मतलब सेंट्रियोल और उसके आसपास का साइटोप्लाज्म को मिला के हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आसपास का हमको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, ये है सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर है क्या भाई, साइटोप्लाज्म अराउंड सेंट्रियोल। एंड इसी सेंट्रोस्फेयर में कुछ, हम कह सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं हमको, एमॉर्फस स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम मैस्यूल्स के नाम से जानते हैं, या इनको हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहे हैं, ये क्या हो गया, मैस्यूल्स या क्राउन। मैस्यूल्स
या क्राउन या इसी को सैटेलाइट कहते हैं हम लोग। ये क्या है भाई, अगर मैं इस मैस्यूल्स की बात करूं तो मैस्यूल्स है क्या, मैस्यूल्स कुछ एमोर्फस सब्सटेंस है जो कि इस सेंट्रोस्फेयर के अंदर पाया जाता है। एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास, पेरीसेंट्रियोलर समझो, सेंट्रियोल के अराउंड। एमोर्फस आप पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो वहाँ पाउडर जैसा सब्सटेंस को एमोर्फस कहते हैं, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वेल अरेंज्ड नहीं होता है। जैसे टैल्कम पाउडर हो गया एक तरह का एमोर्फस सब्सटेंस, सेंट्रियोलर मास। ठीक है, हम बोल क्या रहे भाई, हम बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम है क्या, सेंट्रोसोम या इसी स्ट्रक्चर को ना माइक्रोसेंट्रम भी बोलते हैं हम लोग, माइक्रोसेंट्रम। माइक्रोसेंट्रम या सेंट्रियो सॉरी सेंट्रोसोम है क्या, ये है दो सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर। मतलब सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम नहीं कहते हैं, उसके अराउंड सेंट्रोस्फेयर को मिला के हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रम के नाम से जानते हैं। हो गया। देखिए, सेंट्रियोल की हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रियोल एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ ये एक कार्ट विल लाइक, जैसे बुलॉक कार्ट का जैसे पहिया जैसे होता है ना, वैसा ही ये नजर आता है। एंड ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसल बॉडी जैसा होता है। बेसल बॉडी हम लोग कह सकते हैं, जो फ्लैजिला का नीचे वाला पार्ट था ना बेसल बॉडी, वो सेंट्रियोल ही होता है, उसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल जैसा ही होता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो 9 ट्रिपलेट होता है, उसमें 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट था, किसमें, सिलिया या फ्लैजिला में। इसमें 9 ट्रिपलेट है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में सिंगलेट होता ही नहीं है। सेंट्रियोल खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है, अपने जैसा दूसरा सेंट्रियोल भी बना सकता है। एंड ये सेल डिवीजन के एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, उसमें पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के एस फेज में हम कह सकते हैं सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का मेन काम होता है स्पिंडल को फॉर्म करवाना एंड स्पिंडल को अरेंज करना एंड क्रोमोसोम को दो अलग अलग, एक सेल के अंदर दो अलग अलग रेस्पेक्टिव पोल पे एक्यूमुलेट करवाना। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन में, नट सेल में मदद ये कर रहा है। तो अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं, हो गया सबका। क्रिश, जस्ट नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस लास्ट ही हमारा पार्ट है, माइक्रो बॉडीज तक हम लोग आ जाएंगे एंड माइक्रो बॉडीज के बाद न्यूक्लियस है एंड फिर फिनिश है चैप्टर। कुछ पॉइंट्स है, अगर मैं सेंट्रोसोम की
या सेंट्रियोल्स की बात करूं, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं भाई ये मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये टर्म से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर। तो कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर किसका है, सेंट्रियोल का है। फिर हम कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 9 पेरीफेरल, पेरीफेरल कह रहे क्योंकि पेरीफेरी के पास है, बीच में नहीं है, पेरीफेरल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फाइबर्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट इसको देखने को हमको मिलता है। सेंट्रियोल जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब अपने ही जैसा दूसरा सेंट्रियोल भी बना रहा है, जैसा कि मैंने बताया सेंट्रियोल्स आर सेल्फ duplicating structures which replicate replicate in S phase, S phase हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ऑफ सेल साइकिल, ऑफ सेल साइकिल। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस में सेंट्रियोल जो है एक्चुअली स्पिंडल को अरेंज करने में हेल्प करता है, अरेंज स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या है, स्पिंडल को अरेंज करने का ये काम कर रहा है। हो गया, नहीं हुआ।
हो गया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं, बस बना लेते हैं, खत्म हो जाएगा। सेंट्रोसोम नहीं होगा तो जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अ, हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, प्लांट में अब तो क्वेश्चन आता है प्लांट में फिर सेल सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे एन एस्ट्रल माइटोसिस हमको देखने को मिलता है, जहाँ एस्टर रेज नहीं बनते हैं। डिवीजन उसमें भी होता है, उसमें मेन स्पिंडल फॉर्मेशन तो होता है। अगर देखो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन जो है वो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, डिफरेंस थोड़ा देख लेंगे। उसमें एक माइटोसिस में एन एस्ट्रल, हमारे में एस्ट्रल माइटोसिस होता है, एस्टर रेज बनते हैं, जो कि उसमें नहीं बनता है। अब देखो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इसका कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर भाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है थोड़ा देखते हैं हम लोग। 9 यहाँ पे आपको बनाना होगा, 9 सर्कल आप भी बनाइए, हम भी बना रहे। ओ, तो छोटा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। 9 आपका ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, मतलब ये वाले जो हमको दिख रहे हैं भाई, ये है ए, ठीक है, ये है ए, सारे के सारे ए है, ए माइक्रोट्यूब्यूल। देखो इसमें भी रेडियल स्पोक्स हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया भी ये कैसा है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, चक्का जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलता है हमको। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब ये तो एक ही ना माइक्रोट्यूब्यूल बना, दूसरा देखते हैं हम लोग। ए के साथ क्या होगा, बी भी अटैच होगा, जाहिर सी बात है ए के साथ क्या है, बी भी अटैच होगा, बी कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा।
बी के साथ क्या है, सी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, लिख लेते हैं। ये वाला क्या हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, बी सी। अब देखो ये आपस में ए और बी जो है वो लिंक्ड रहते हैं, सॉरी ए और सी जो है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड जिस लिंकर से जुड़ा होता है इसको हम एसी लिंकर कहते हैं। तो ये आपस में क्या है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये समझना। ए जो है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है, ए जो है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है, ए सी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा लेबल कर लेते हैं, काफी ज्यादा हो गया। ये तो माइक्रोट्यूब्यूल ए बी सी हो गया हमारा। ये क्या हो गया, एसी लिंकर हो गया, एसी लिंकर। दोनों स्ट्रक्चर काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया, ये है रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसको सेंट्रल हब कहते हैं हम, सेंट्रल हब। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। टीएस ऑफ सेंट्रियोल इसको कह सकते हैं, फिगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, टीएस ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल हमारा खत्म हो गया, यहाँ तक हम फिनिश कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज है थोड़ा सा टॉपिक, फिर न्यूक्लियस आ जाएगा। माइक्रो बॉडीज, न्यूक्लियस, ये चैप्टर खत्म। चलिए, तो हम लोग का यहाँ तक हो गया, इसको बना लीजिए। एंड नोट्स भी इसका दे दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। जिसका छूट गया होगा वो नोट्स में देख लेगा। स्टार वाले स्ट्रक्चर को एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग हम लोग कहते हैं। ये उतना ज़्यादा डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर बना लिए हम लोग।
एक्स थिकनिंग, वाई थिकनिंग हम लोग बोलते हैं। हो गया, चलिए तो एंड कर रहे हैं हम लोग। और स्ट्रेस, स्ट्रेस से एक्चुअली स्ट्रेस जब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्ट्रेस के समय हमारा एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इंसुलिन उतना है ही नहीं, तो होगा नहीं तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ओके, तो चलिए एंड कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।